मंच पर उपस्थित आदरणीय शरद जी, आदरणीय सुभाष जी, विजय गोयल जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, गुजरात के राज्यपाल महोदय ने जो लोकायुक्त की नियुक्ति की है उसके बारे में अनेक प्रकार के वृत्त मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इस बात के लिए 2006 में वहां के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता से बातचीत करके और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से चर्चा करते हुए श्री व्यास इनका नाम राज्यपाल महोदय के पास भेजा था। पर 2006 से 2009 तक 3 साल राज्यपाल महोदय ने इस नाम के आधार पर नियुक्ति नहीं की। इसके बाद में भी एक बार, फिर 4 बार, 5 बार मीटिंग हुई। मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंट रहे। तब वहां मुख्यमंत्री जी ने वहां के चीफ जस्टिस से बात करके होरा साहब का नाम सुझाया था। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने जो नाम जाहिर किया है उसके बारे में क्या वैधानिक अड़चन है, यह देश के सामने आने की आवश्यकता है। गुजरात की सरकार लोकायुक्त ही नहीं चाहती, इस प्रकार की बात कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं, ये बात सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त के बारे में साफ विचार रखती है कि देश में लोकपाल होना चाहिए और राज्य में लोकायुक्त होना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट और सुस्पष्ट भूमिका है। मैं आपको कुछ हमारे संविधान के बारे में जो कलम है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। आर्टिकल 155 जो है उसमें गवर्नर इज अपॉइंटेड इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 155 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसमें लिखा है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें काम करना चाहिए। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 155 है। अंडर आर्टिकल 163 of the constitution, a governor is bound to act on the aid and advice of the council of ministers in the state and not otherwise. ये 163 है। अब सवाल ये होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा फेडरल है, संघीय ढांचा है। और आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। अब जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता। इमरजेंसी के समय और उसके पहले बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। मुझे याद आ रहा है जब अन्ना हजारे जी का अनशन यहां शुरू था तब कांग्रेस के मंत्री और नेता बड़े दबे आवाज में ये कहते थे कि संविधान का क्या होगा, संसद का क्या होगा। क्या कोई रामलीला मैदान पर बैठे और कहे और हम उसके साथ चले तो संसद का कोई अधिकार नहीं, संसद का कोई महत्व नहीं, संविधान का कोई महत्व नहीं। जब अन्ना हजारे जी के लिए जवाब देने के लिए यही कांग्रेस पार्टी के नेता संसद का और संविधान का उल्लेख करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि गुजरात के गवर्नर ने जो मेहता साहब की नियुक्ति की है उसके ऊपर जो आप गवर्नर पर बंधन है कि गुजरात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके प्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर है, और उनको अधिकार दिया गया है कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से चर्चा करके नाम भेजना चाहिए, चीफ जस्टिस से बात करके फिर भेजना चाहिए। एक बार तो चीफ जस्टिस ने 4 लोगों का पैनल भेजा था और चीफ जस्टिस ने भेजे हुए पैनल में ओरा नाम का भेजा था, तो भी गवर्नर ने किया नहीं। 3 साल 2006 से 2009 तक 3 साल व्यास जी का नाम भेजा था,
जिसमें जिसमें लीडर ऑपोजिशन की स्वीकृति थी, चीफ जस्टिस की स्वीकृति थी, और 3 साल उन्होंने फाइल रोक के रखी। नहीं किया, क्यों नहीं किया? आखिर जस्टिस व्यास को महाराष्ट्र सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन पर उनकी नियुक्ति की, वो 3 साल उन्होंने निर्णय नहीं किया। और आज गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का कोई सलाह न लेते हुए इंडिपेंडेंटली सुमोटो गवर्नर ने अपॉइंटमेंट कर दी। क्या यह संघीय ढांचा के अनुरूप है या नहीं है? हमारे फेडरल सिस्टम में हमने ये कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार के भी अधिकार है, केंद्र सरकार के अधिकार है, पर यह सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है। यह पहला इंसिडेंट नहीं है। जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी पराजित हुई है, कभी न्याय व्यवस्था का, कभी राज्यपाल इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कैसे करना, यह कांग्रेस पार्टी जानती है। कर्नाटक में हमारा बहुमत था और संविधान में यह कहा है कि जब बहुमत सिद्ध होगा फ्लोर पर, हाउस में। ये मालूम होते हुए भी गवर्नर साहब ने गृह मंत्री जी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भेज दिया। एक तो बहुत बड़ी बात है, आप मेरे मीडिया के बंधुओं को मेरी प्रार्थना है कि देश में राज्य के विधानसभा ने कितने बिल कानून पास किए हैं और कितने सालों से अनुमति के लिए वो गवर्नर के पास पेंडिंग है, जरा इसका हिसाब लगाइए। एक साल, 2 साल जो राज्य सरकार वहां के स्टेट के लोगों ने चुनकर दिए, जिनको कानून बनाने का अधिकार है, और उन्होंने कानून बनाने के बाद वो बिल केवल मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा है, उसको 2 साल मंजूरी नहीं देना। क्या ये लोकतंत्र में किस प्रकार का काम चल रहा है? गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन, इसका एक महत्व है। ये कोई सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यालय नहीं है, पर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन रहे सभी पर, जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें, लगातार यही शुरू है। केवल अपोजिशन पार्टी के सरकार के प्रति रवैया ऐसा नहीं है। रामदेव बाबा जिस दिन तक रामलीला मंदिर मैदान पर आंदोलन नहीं कर रहे थे, तब तक उनका कारोबार ठीक था। जिस दिन रामदेव बाबा ने सरकार के खिलाफ काला धन वापस लाओ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, उस दिन रामदेव बाबा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स पीछे लग गई और उनके ऊपर केसेस करे, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, चल रहा है। केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, कुछ नहीं किया। जब उसने अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन किया तो उसको नोटिस भेजा कि 9 लाख रुपए की रिकवरी है, तुमने ये क्या दो? तो 5 साल क्या सोए थे क्या आप? जब तक केजरीवाल आंदोलन नहीं कर रहे थे तब तक ठीक था। जैसे आंदोलन किया, देखो खबरदार, तुमने आंदोलन किया, तुमको देख लेंगे। शांति भूषण जी ने आंदोलन किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है। हो गया? हाँ, नहीं वो तो बता रहा हूं बाद में। यहां आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस में थे, तब बराबर ठीक था। तब कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर चुनाव जीतती थी, और जगन उनके लड़के अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया तो उसको तो जायदाद मिली, पिता ने दी, वो मिली है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब जब जगन साथ नहीं दे रहा तो उनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी शुरू की। ये केवल यहां तक नहीं है, मुलायम सिंह और मायावती जब जब भी काम पड़ता है तो सीबीआई के फाइल दिखाते हैं। विश्वासदर्शक प्रस्ताव के समय मुलायम सिंह जी के पार्टी ने बहिर्गमन कर दिया और मायावती जी ने सरकार को समर्थन कर दिया। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? और इतना ही नहीं तो पीएसी में आखिरी समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका बदल दी। रहस्य क्या है? तुम हमारी बात मानो, नहीं तो फाइल देखो, हम तुम्हारा देखें। ये विंडक्टिव एटीट्यूड है। कभी रामदेव बाबा के प्रति है, कभी जगन के प्रति है, कभी शांति भूषण के खिलाफ है, और कभी गुजरात के तो लगातार चल ही रहा है। मैं 18 महीने से गुजरात में देख रहा हूं, इतने झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं।
और यहां मीडिया में बड़ा दुख होता है। मैं जब सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख और दर्द होता है। एक तरफा चलती है बातें। गुजरात की जनता का, सरकार का इतना ही गुनाह है कि बार बार कांग्रेस को हरा रहे और भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे। यही गुजरात की जनता का गुनाह है। कांग्रेस पार्टी को पता चला है कि नरेंद्र भाई को और भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक मार्ग से नहीं हरा सकते। हर बार इनके भोंगाड़े बच गए, डिपॉजिट जब्त हुए, 85% वोट इनके खिलाफ चले गए। तब उन्होंने दूसरा मार्ग चुना है और लगातार झूठे मुकदमे। देश भर में 6000 इनकाउंटर हुए और गुजरात में केवल 19 इनकाउंटर हुए। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एक भी इंक्वायरी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के पूरे 19 इनकाउंटर की एक के पीछे इंक्वायरी चल रही है और हर इनकाउंटर के लिए सरकार और होम मिनिस्ट्री और वहां के पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है। उनको जेल में डालने का काम शुरू है। आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क में हेल्डी ने अपना बयान दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि जो इनकाउंटर में जो महिला मारी गई थी, जिसका नाम अपना इशरत, ये ISI की ट्रेंड टेररिस्ट थी। ये बात उन्होंने बयान में कहा है। और हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करती है कि इशरत इनोसेंट थी और उसका इनकाउंटर गलत हुआ है। ऐसे एक ने अनेक केसेस हैं। और इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान में जो हमारा फेडरल कैरेक्टर है, जो संघीय ढांचा है, उसके अनुसार यह देश चलेगा या नहीं चलेगा। मैं मीडिया के बंधुओं से साफ बता देना चाहता हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात के सरकार का लोकायुक्तों को उसकी नियुक्ति करने के लिए कोई विरोध नहीं है। 2006 में हमारी सरकार ने गवर्नर के पास फाइल भेजी थी, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वीकृति दी थी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने स्वीकृति दी थी। उसके बाद भी 3 साल फाइल गवर्नर के ऑफिस में दबा कर रखी और नियुक्ति नहीं की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और उसके बाद में ओरा के नियुक्ति के समय भी चीफ जस्टिस की परमिशन ली, 5 मीटिंगें हुई, एक भी बार लीडर ऑफ अपोजिशन मीटिंग में नहीं आए। जब नाम भेजा तो उसकी भी नियुक्ति नहीं हुई। और सुमोटो इस प्रकार से गवर्नर नियुक्ति करती है। क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या संवैधानिक है? क्या और फेडरल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये न्यायोचित है? क्या इतना सवाल है। और इसलिए ये हमारी जो फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, इसको लगातार किस प्रकार से तोड़ा जाए, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है। और इसलिए आज देश के सामने इस विषय की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा लोक अभियान को कि उन्होंने इस विषय को लोगों के सामने लाया है। मैं बार बार मीडिया के बंधुओं को प्रार्थना कर रहा हूं। मैं न्यूज सुनता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। हमारा किसी का भी लोकायुक्त के नियुक्ति करने के लिए कोई विरोध नहीं है। हमको लोकायुक्त चाहिए गुजरात में। और 2006 में वहां के सरकार ने चीफ जस्टिस की और लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता लेकर नाम भेजा था, फाइल गई थी। अगर आर्टिकल 163 अगर कहा जाए कि जिसको गवर्नर के बारे में कहा है कि 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट, Governor is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers in the state and not otherwise. ये 163 होने के बाद मेरा यह सवाल है कि होने के बाद गवर्नर ने सरकार से बिना पूछे इंडिपेंडेंटली, सरकार से कोई सलाह मशवरा न करते हुए सुमोटो ये जो अपॉइंटमेंट की है, ये मीडिया के कोई भी व्यक्ति मुझे कहे ये लीगल कैसी है, यह संविधान के दायरे में सही कैसी है? क्या इस प्रकार से शासन चलेगा? गवर्नर इस प्रकार से निर्णय करते रहेंगे? कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री के तकरार आई तो उसकी केस नहीं भेजी, दूसरे मुख्यमंत्री की आई तो परमिशन दे दी। व्यक्ति को देखकर, चेहरे को देखकर, पार्टी को देखकर अगर निर्णय होंगे तो गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी सैंक्टिटी क्या होगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है।
हम ये चाहते कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, गवर्नर साहब का सम्मान सबने रखना चाहिए। और उन्होंने संविधान के अंतर्गत जो उनके अधिकार है और जो संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल स्वरूप है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, उसके आधार पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार तोड़ना, ये गवर्नर का वर्तन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। और इसलिए इस बात को लेकर लोगों के पास सच्चाई को पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। ये सब बातें लोगों के सामने नहीं आती और इसलिए दो बातें हमने की कि पार्लियामेंट में ये विषय हमने उठाया और सरकार से पूछा, बताइए, जस्टिफाई करिए, ये कैसे है। कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आखिर में गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करते उनके पास गए। उन्होंने 155 आर्टिकल में कहा है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज सपोज्ड टू बी वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें बताइए कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने में क्या सरकार का कोई एडवाइस, कोई मदद गवर्नर महोदय ने ली है? नहीं ली है। ये इंडिपेंडेंटली निर्णय करने का उनको अधिकार नहीं है। उनका निर्णय असंवैधानिक है, लोकतंत्र को तोड़ने वाला है और अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट को जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। एक मिनिस्टर है, वो अपोजिशन पार्टी के सरकार के प्रपोजल बोलते हैं बीजेपी सरकार के प्रपोजल बाहर रख दो। ये कोई तरीका है क्या? इस देश में जिन राज्यों ने अपोजिशन पार्टी के सरकारें आई उनके साथ न्याय नहीं होगा क्या? जिन राज्यों ने अपोजिशन पार्टी की सरकारें चुने उनको फेडरल गवर्नमेंट से निधि मांगने का अधिकार नहीं है, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय होगा क्या? ऐसी सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार होगा और वहां के गवर्नर इस प्रकार से असंवैधानिक भूमिका लेकर वहां का वर्तन व्यवहार करेंगे तो फिर लोकतंत्र की बात रहेगी कहां? और एक नहीं, ऐसे एक के पीछे अनेक घटनाएं हो रही है। ये सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो कुछ चल रहा है देश में वो ठीक नहीं है और इसलिए आज की स्थिति में लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, फेडरल सिस्टम संघीय ढांचे को बचाना और लोकतांत्रिक और असंवैधानिक कृतियों को जनता के सामने लाना और उसकी सच्चाई लोगों को बताना और उसके लिए संघर्ष करना, ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है। और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस विषय के बारे में ये गंभीर प्रश्न है। आज गुजरात में हुआ, कल मध्य प्रदेश में होगा, कर्नाटक में तो रोज हो रहा है और इसी प्रकार से यह चलता रहेगा तो आज हमारे देश में हालत ऐसी है कि 36% आबादी ऐसी है जो एनडीए रूल राज्य वहां काम कर रहे हैं और 32% आबादी ऐसी है कि जहां यूपीए सरकार का राज्य चलता है। तो क्या यह 36% आबादी लोगों के साथ अन्याय होगा? केंद्र सरकार हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसको धक्का पहुंचाकर इन लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। और ये इसी प्रकार से होता रहेगा तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं टिक सकता। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय के बारे में जो वस्तुस्थिति है वो लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और गुजरात के सरकार के साथ जो हुआ है उसकी जो वस्तुस्थिति है लोगों के पास आप सब लोगों ने बताना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल पॉलिसी है। लोकायुक्त नियुक्त करना चाहिए मांग करते हैं और गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति का विरोध करते हैं। हम लोकायुक्त के नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमको गुजरात में लोकायुक्त चाहिए, इसीलिए 2006 में हमारे मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लीडर ऑफ अपोजिशन से सलाह करके, चीफ जस्टिस से सलाह करके जस्टिस व्यास का नाम भेजा था। 3 साल गवर्नर साहब ने फाइल अपने पास रखी, निर्णय नहीं किया। आप मुझे बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस ने 4 नाम भेजे, 5 बार मीटिंग बुलाई, लीडर ऑफ अपोजिशन एक भी बार मीटिंग में नहीं आए। तब उन्होंने उनमें से एक नाम वोरा साहब का भेजा
नियुक्ति नहीं की। अब न चीफ जस्टिस का क्या हुआ मालूम नहीं, न लीडर ऑपोजिशन का क्या। अभी तो कहते कि लीडर ऑपोजिशन कहते कि उनको अधिकार है, और सुमोटो गवर्नर ने अपॉइंटमेंट कर दी। ये इसी प्रकार से अगर देश चलेगा तो लोकतंत्र का क्या होगा, फेडरल सिस्टम का क्या होगा, ये मूलभूत सवाल है। ये वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बात पर जनता में जाकर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम आप सब लोगों ने करना चाहिए। यही मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, और मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत बातें बताना नहीं चाहता, मैं भी सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो मुझे भी ऐसे प्रकार के अनेक अनुभव आए। मेरे भी गांव में सीबीआई के और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लोग बहुत आए। हमें चिंता नहीं है, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं, हम इससे डरेंगे नहीं। ये देश किसी की जहागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता का देश है। ये किसी परिवार का और किसी व्यक्ति का देश है। ये लोकतंत्र से चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा, और इसलिए अगर ये संविधान हमको पर टिकाना है तो इस बात के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में आप सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए, और जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। यही आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।